हम क्रिया शरीर विभाग 2 के अंतर्गत धातुओं में मज्जा धातु ये टॉपिक देख रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने यह देखा कि मज्जा धरा कला क्या होती है, उसके बाद मज्जा धातु का पांचभौतिक स्वरूप, मज्जा धातु के गुण, मज्जा धातु में जल महाभूत का आधिक्य पाया जाता है, इसीलिए यह देखा था कि जल महाभूत का मज्जा धातु पर होने वाला परिणाम, जल महाभूत के क्षय से मज्जा धातु पर होने वाला परिणाम, मज्जा धातु व कफ दोष का आश्रय संबंध, मज्जा धातु की उत्पत्ति तथा मज्जा धातु पोषण काल। हम इस लेक्चर में उसके आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। तो इसके आगे का जो पॉइंट है वो है मज्जा धातु के मल। तो उसका जो विवेचन आया है उसका श्लोक है चरक संहिता के अंतर्गत से चरक चिकित्सा स्थान 15/18 और 19। चरक चिकित्सा स्थान के 15वें अध्याय यानी ग्रहणी अध्याय का श्लोक है वो, वहां का 18वां तथा 19वां श्लोक। इसमें कहा गया है रसस्य तु कफ सृज पित्तम मासस्य खमला मलः स्वेदस्तु मेदसः सैदकिट्टम केश लोम अस्थ्योनो मज्जन्यः स्नेहो अक्षि विटम त्वचाम। ओके, तो ये जो श्लोक है इसमें ये बताया गया है कि रस से लेकर जो मज्जा धातु है उसके मल के बारे में बताया गया है। शुक्र ये सबसे तेजोभूत अंश कहा गया है, तो उसका कोई मल नहीं होता है ऐसा माना गया, इसीलिए रस से लेकर जो मज्जा धातु है उसके मलों के बारे में यहाँ पे बतलाया गया है। तो यह श्लोक इसके पहले भी बहुत बार आ चुका है, तो हम फिर से एक बार उसका शॉर्टली रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद सुश्रुत संहिता में इस दृष्टिकोण से कौन सा श्लोक आया है वह देखते हैं। तो चरक संहिता के इस श्लोक के अंतर्गत बताया है रसस्य तु कफ, यानी रस का मल जो होता है वो कफ होता है। असृज पित्तम, असृज का मतलब होता है रक्त धातु, रक्त धातु का मल पित्त होता है। मासस्य खमलः, तो मास धातु होता है, तो जो ख जगह होती है, ख का मतलब होता है आकाश महाभूत, आकाशीय जगह होती है उसको कहते हैं ख। तो ख स्थान पे जो रहता है जैसे नासिका है, उसके बाद कर्ण है, यहाँ जो आकाशीय भाग प्रेजेंट रहता है और वहां से जो सिक्रीशंस होता है उसको खमल कहते हैं। तो वो खमल मांस धातु का मल है। मांस धातु हमने जब देखा तो उसमें ये चीज देखी चुकी है डिटेल में। उसके बाद मलह स्वेदस्तु मेदसः, तो स्वेद जो है ये मेद धातु का मल है। सैदकिट्टम केशलोम अस्थिनो, जो अस्थि धातु है उसके मल को कहा है ये केश तथा लोम, ये मज्जा धातु के मल, अस्थि धातु के मल है। और मज्जन्य स्नेहो अक्षि विटम त्वचाम, मज्जा धातु जो होता है उसके मल के बारे में कहा है कि जो अक्षि यानी नेत्र, विट यानी पुरुष और त्वचाम तथा त्वक, इन सभी का जो स्नेह होता है उसको जो स्नेहन प्राप्त होता है वो ही मज्जा धातु का मल होता है, ऐसा इस श्लोक में बतलाया गया है। अब इसी से मिलता जुलता और यही विवेचन करने वाला श्लोक सुश्रुत संहिता में मिलता है, तो उसका रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र स्थान 46/536। ओके, तो ये सुश्रुत संहिता का लास्ट चैप्टर है। अन्नपान विधि अध्याय बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, इसकी श्लोक की संख्या भी आपने देखी होगी, तो काफी बड़ा अध्याय है। तो उसके अंतर्गत आया हुआ ये श्लोक है। इसमें बतलाया गया है कि कफः पित्तम मलाखेषु स्वेदः साद
स्याद नखरोमच नेत्रविट त्वक्षुच स्नेहो धातूनाम क्रमशो मलः। तो जो विवेचन चरक संहिता में मिलता है लगभग वही विवेचन सुश्रुत संहिता में मिलता है। इन्होंने कहा है, सबसे पहले बताया कफ जो रस धातु का मल होता है, पित्तम जो रक्त धातु का मल होता है, मलाखेशु यानी खमल, खमल होता है ये मांस धातु है उसका मल खमल होता है। स्वेदस्य तो स्वेद जो होता है वो मेद धातु का मल होता है। नखरोम, ओके, तो नाखून जो होता है और उसके बाद रोम यानी त्वचा के ऊपर के केश, ये जो होता है वो अस्थि धातु का मल होता है। नेत्र विट त्वक्षु स्नेहो, तो नेत्र ओके यानी आंखें, विट यानी पुरुष और त्वक्षु यानी त्वचा, इसका जो स्नेह होता है ये जो है ये मज्जा धातु का मल होता है। धातु नाम क्रमश मला, इस प्रकार से धातु के क्रम के अनुसार यहाँ पे सभी मलों के बारे में बतलाया गया है। अब यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आता है, यहाँ पे एक स्लाइट डिफरेंस हमें मिलता है कि अस्थि धातु के मलों में थोड़ा डिफरेंस मिलता है। अस्थि धातु के मल जो बतलाए गए हैं चरक संहिता में, उसमें बताया गया है केश और लोम, इसको अस्थि धातु का मल कहा गया है। जबकि सुश्रुत संहिता में ऐसा बताया गया है कि नखरोम, तो उन्होंने नाखून तथा रोम इसको शरीर के अस्थि धातु के मल माना है। तो ये स्लाइड डिफरेंस हमें दो श्लोकों में मिलता है। बाकी जितना भी मलों के बारे में चरक संहिता ने कहा है तथा सुश्रुत संहिता ने कहा है, तो दोनों के मतों में कोई हमें अलगता नहीं दिखती, दोनों के मत लगभग सेम ही है। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों श्लोक बतलाने का क्या मंतव्य था, तो यहाँ पे ये श्लोक इसलिए बताए गए हैं मलों का, यहाँ पे इसलिए हम डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं क्योंकि यह मज्जा धातु है। मज्जा धातु छठवां धातु होता है और छठवें धातु के बाद इसके बाद आने वाला जो धातु है शुक्र धातु है। तो शुक्र धातु एक तेजोभूत अंश होता है जिसका कोई मल नहीं होता है। थोड़े उसके बारे में भी कंट्रोवर्सी है, तो वो स्लाइड्स थिंग्स है वो हम शुक्र धातु जब पढ़ेंगे तब वह देखेंगे। लेकिन मुख्यतः जो मुख्य संहिता है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इसके अनुसार ये जो 6 धातु होते हैं, 6 धातु के विशेषतः मल बतलाए गए हैं। तो इसके बाद जो है शुक्र में मल का जो विवेचन रहेगा वो थोड़ा सा अलग रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे आखिरी धातु को देखते हुए, छठवें धातु को देखते हुए ये दोनों श्लोक यहाँ पे बतलाए गए हैं। इसके बाद हम जो मुख्यतः मज्जा धातु की मल बतलाए गए हैं विट, त्वक और नेत्र का स्नेह, उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो सबसे पहले विट स्नेह, विट मतलब पुरुष और उसका स्नेह। मज्जा धातु का मल पक्वाशय से पुरुष के साथ मिलकर शरीर से उत्सर्जित होता है। मज्जा मल की वजह से पुरुष को स्निग्धत्व प्राप्त होकर पुरुष का पक्वाशय से सहजता से यानी आसानी से उत्सर्जन होता है। स्निग्ध मज्जामल की वजह से पक्वाशय या वात स्थान के अवयवों की वात दोष की रुक्षता कम होकर पक्वाशय की गति ठीक होकर पुरुष का उत्सर्जन सहजता से होता है। ऐसा विट स्नेह के बारे में वर्णन आया है। अब इसमें बताने का यही तात्पर्य है कि मज्जा धातु जो होता है वो पक्वाशय से पुरुष के साथ मिलकर शरीर से उत्सर्जित होता है, यानी जो मल बनता है पक्वाशय के अंतर्गत और उसके बाद वो शरीर से उत्सर्जित होता है, उसके ऊपर एक स्नेह की कोटिंग होती है। ओके, तो ये
जो कोटिंग होती है नेचर ने क्यों क्रिएट की गई है, क्योंकि जो मल शरीर से बाहर निकलता है उस वक्त जो त्वचा होती है उसके साथ मल का घर्षण ना होकर सहजता से शरीर से बाहर मल का उत्सर्जन हो। इसीलिए ये रचना ने सृष्टि ने की है कि जो पुरुष होता है उसके ऊपर स्नेह होता है, और ये जो स्नेह होता है ये मज्जा धातु का मल होता है, और उसके कारण जो उत्सर्जन होता है मल का शरीर से बाहर वो सहजता से होता है। मज्जा मल की वजह से पुरुष को स्निग्धत्व प्राप्त होकर पुरुष का पक्वाशय से सहजता से उत्सर्जन होता है। वही बतलाया गया है कि ये स्निग्धत्व जो प्राप्त होता है मल को वो मज्जा मल के द्वारा प्राप्त होता है, और मज्जा मल के द्वारा वो स्निग्ध होता है तो शरीर से बाहर निकलते वक्त कोई परेशानी नहीं होती है। स्निग्ध मज्जा मल के कारण पक्वाशय या वात स्थान के अवयवों की वात दोष की रुक्षता कम होकर पक्वाशय की गति ठीक होकर पुरुष का उत्सर्जन सहजता से होता है। तो यहाँ पे जो अवयव होता है, जो पक्वाशय होता है, पक्वाशय ये वात का स्थान है, अपितु सभी वातों के स्थान में ये सबसे प्रमुख स्थान है, क्योंकि यहाँ पे वात दोष की निर्मित होती है। वात दोष में रुक्षता यह गुण होता है। अब रुक्षता यह गुण होता है, रुक्षता इस गुण की वजह से जो मल होता है उसके अंदर का स्नेहांश जो होता है वो खींच लिया जाता है। जो हॉस्ट्रेशन प्रोसेस होती है कोलोन के अंदर, उसके कारण जो फीकल मैटर बनता है उसके अंदर की वाटरी कॉन्स्टिट्यूशन को खींच लिया जाता है, और उसके बाद मल की निर्मित होती है। यहाँ पे अगर स्निग्ध मज्जा मल नहीं होगा तो क्या होगा, उसके वजह से मल जो होगा उसमें कड़ापन आ जाएगा, हार्डनेस आ जाएगी। ओके, वो मज्जा मल विट स्नेह होने के कारण नहीं होता है, और पुरुष मल का शरीर से बाहर जो उत्सर्जन होता है वो सहजता से होता है। अब यहाँ पे हम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। इफ मज्जा मल विट स्नेह अगर निर्मित नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, वहां पे वात के रुक्षक गुण के कारण मल का स्नेहांश खींच लिया जाएगा, और वहां पे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो जब भी वो मल शरीर के बाहर उत्सर्जित होगा उसके लिए जो बॉडी सहजता से निकल सकती है वो सहजता से शरीर के बाहर नहीं जाएगा। ओके, और बाहर जाते वक्त भी वहां के स्किन को कोरोजिव होके वहां पे पेन क्रिएट होगा। वात बढ़ गया यानी वहां पे पेन आएगा ही, तो वहां पे पेन क्रिएट हो जाएगा। तो जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए वो मज्जा मल निर्मित ना होने के कारण होते हैं। अब हम फिर से बैक में जाते हैं। हमने देखा था मज्जाधरा कला। मज्जाधरा कला जो होती है वही होती है जहाँ पे पित्तधरा कला होती है। तो पित्तधरा कला प्रॉपर रहेगी यानी मज्जाधरा कला भी प्रॉपर रहेंगी, तो उसकी वजह से आहार का पाचन ठीक तरीके से होगा। आहार का पाचन ठीक तरीके से होगा तो मज्जा धातु की निर्मित ठीक तरीके से होगी। मज्जा धातु की निर्मित ठीक तरीके से होगी तो मज्जा धातु से उत्सर्जित होने वाला विट स्नेह या मज्जा धातु का मल, इसकी निर्मित भी ठीक तरीके से होगी, और वो अपने स्थान पे यानी पक्वाशय में योग्य तरह से कार्य कर मल को सहजता से शरीर से बाहर निकलने का कार्य करवा के देगी। ओके, तो ये विट स्नेह का महत्व होता है। शरीर में अगर पाचन अच्छे से हुआ तो ही आहार के पाचन के बाद जो विट स्नेह बनता है वो योग्य तरीके से बनेगा और शरीर से मल उत्सर्जन के लिए आसानी होगी। तो इस तरीके से ये सभी चीजें जो होती है ये लिंकेज होती है, एक दूसरे के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी होती है। उसके बाद सेकंड मल देखते हैं मज्जा का त्वक स्नेह। तो त्वचा के ऊपर जो स्नेह हम अगर टच करने के बाद जो फील करते हैं वो स्नेह जो होता है वो भी मज्जा धातु का मल कहा गया है। त्वक जो होता है वो वात दोष का स्थान होता है। मज्जा मल त्वक स्नेह के स्वरूप में त्वचा से
उत्सर्जित होता है। तो त्वचा का त्वक स्नेह ये त्वचा से उत्सर्जित होता है, वह शरीर के ऊपर आता है। और शरीर की त्वचा जो होती है वात दोष का स्थान होता है, वात दोष का में रुक्षता होती है। तो रुक्षता के कारण जो त्वक होती है उसकी हानि होती है, वह हानि ना हो और उसकी जो फिजियोलॉजी होती है वो मेंटेन हो, इसीलिए त्वक स्नेह का निर्मित होके त्वचा के ऊपर आना आवश्यक होता है। और वह मज्जा धातु अगर ठीक तरीके से रहेगा तभी उसका मल योग्य रूप में निर्मित होकर अपना कार्य कर पाएगा। अगर यहाँ पे वात उसका उत्सर्जन नहीं होगा, मल नहीं बनेगा, तो त्वक में जो वात दोष है उसकी वृद्धि हो जाएगी और वहां पे वात दोष की वृद्धि के कारण त्वचा में रुक्षता उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद इसका लास्ट जो मल बतलाया गया है वो है नेत्र स्नेह। ओके, तो मज्जा मल की वजह से नेत्र स्निग्ध तथा आर्द्र रहती है। तो जो स्निग्धत्व नेत्रों को प्राप्त होता है तब वहां पे जो आर्द्रता रहती है, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी रहती है, वो उसके नॉर्मल वर्कआउट के लिए आवश्यक होती है। उस वजह से आंखों का संरक्षण भी होता है। तो आपको नॉर्मली पता है कि आंखों में जो पलकें होती है तो उसका हमारी आय जो होती है उसके साथ घर्षण ना हो, इसीलिए उनके बीच में स्निग्धता होना बहुत आवश्यक होता है। ओके, गीलापन होना बहुत आवश्यक होता है। अगर किसी व्यक्ति में वात की मात्रा बढ़ जाती है या फिर शरीर में जलांश कम हो जाता है और जलांश कम होने के कारण अगर डिहाइड्रेशन की विकृति, डिहाइड्रेशन की पैथोलॉजी उस व्यक्ति में निर्माण होती है, तो नेत्र का अगर स्नेहांश कम हो गया, ओके, तो उसके बीच का नेत्र और उसके पलकों के बीच का घर्षण हो जाता है और उसकी वजह से नेत्र की हानि हो सकती है। तो वहां पे स्निग्धता होना तथा आर्द्रता होना, ओके, यह बहुत आवश्यक होता है। और वो उसे जो मज्जा का मल होता है, ओके, उसके मज्जा के मल के रूप में उसे मिलता है। अगर वो नहीं मिला तो उसके वजह से क्या होगा, उसका जो कार्य होगा उसमें दिक्कत आएगी। इसीलिए कहा गया है कि आंखों का उनसे संरक्षण होता है। तो जो यह स्नेह है तथा आर्द्रता है, इसके कारण आंखों की जो फिजियोलॉजी होती है, ओके, उसको मेंटेन किया जाता है, इसीलिए उसको उसका प्रोटेक्टिव पार्ट्स कहा गया है। तो इस प्रकार से है नेत्र स्नेह। इस प्रकार से इसकी जो तीनों भी स्नेह होते हैं, विट्ट, त्वक तथा नेत्र का स्नेह, ये शरीर में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं मज्जा धातु के उपधातु। तो मज्जा धातु की उपधातु में जो चरक संहिता तथा सुश्रुत संहिता, इन दोनों के अनुसार मज्जा धातु का कोई भी उपधातु नहीं होता है। लेकिन शारंगधर संहिता के अनुसार बतलाया गया है कि मज्जा धातु का उपधातु केश होता है। ओके, तो ये आपका एमसीक्यू का पॉइंट होता है कि केश ये मज्जा धातु का उपधातु है शारंगधर संहिता के अनुसार। इसके बाद नेक्स्ट है मज्जा धातु का प्रमाण। मज्जा धातु का प्रमाण, अब यहाँ पे अंजलि प्रमाण के बारे में बतलाया गया है। तो मज्जा धातु जो होता है ये आप महाभूत प्रदान होता है, इसीलिए हम इसको अंजलि में गिनते हैं। तो इसका जो रेफरेंस बतलाया गया है चरक शारीर स्थान 7/15, चरक शारीर स्थान के 7वें अध्याय का 15वां श्लोक। इसमें बताया गया है एको मज्जाया मस्तिष्क अर्धांजलि है।
यहाँ पे मज्जा तथा मस्तिष्क इसका जो प्रमाण बतलाया गया है वह अलग अलग बतलाया गया है। एक को मज्जा है मतलब एक अंजलि इतना प्रमाण मज्जा का बतलाया गया है, और मस्तिष्क अर्धांजलि, और जो मस्तिष्क जो होता है उसका प्रमाण जो बतलाया गया है वह अर्धांजलि बतलाया गया है। तो शरीर की अंतर्गत जितनी अस्थियां होती है उसके अंदर जो मज्जा स्थित होती है सिर्फ उसके बारे में यहाँ पे बतलाया गया है, उसका प्रमाण जो होता है एक अंजलि होता है। लेकिन यहाँ पे मस्तिष्क जो होता है जो शिरोभाग में स्थित होता है, उत्तमांग शरीर जिसे कहा जाता है, उसके बारे में उसका वर्णन, उसका जो परसेंटेज है वो अलग से बतलाया गया है। तो मस्तिष्क अर्धांजलि, तो जो मस्तिष्क होता है वो भी तो मज्जा ही होती है। तो अगर इस दोनों को मिला दिया जाए आधा और एक, तो इसका मतलब 1.5 अंजलि यह मज्जा का प्रमाण होता है। लेकिन ये दोनों अलग अलग बताया गया है, इसीलिए एग्जाम में अगर आता है या फिर ऐसे भी किसी को बताना है तो ये दोनों चीजें सेपरेट ही कही जाती है, मानी जाती है और कहनी चाहिए। कि मज्जा का प्रमाण जो होता है वो 1 अंजलि होता है, तो उसके अंतर्गत सभी अस्थियों के अंतर्गत की मज्जा आ जाएगी सिवाय मस्तिष्क, और मस्तिष्क इसका जो प्रमाण जो होता है वो अलग से बतलाया गया है, जो प्रमाण होता है अर्धा अंजलि। और ये जो श्लोक है चरकशारी स्थान 7/15, इस श्लोक में इस स्थान पे आपको सभी प्रकार के अंजलि प्रमाण 10 से लेकर अर्धांजलि सब मिल जाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण श्लोक है थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टिकोण से। इसके बाद मज्जा धातु के कार्य। मज्जा धातु के कार्य में हम सबसे पहले देखेंगे अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का इम्पोर्टेंट और बहुत बार आया हुआ श्लोक 11/4। प्रीणनं जीवनम लेपो स्नेहो धारण पूरणे गर्भोपादच्च धातूनां क्रमस्मृति। तो इसमें जो पूरण बताया गया है, तो पूरण जो कार्य होता है, पूरण ये कार्य होता है मज्जा धातु का। पूरण का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका मतलब ये होता है अस्थियों को जो भरता है। तो अस्थियों के अंतर्गत का जो शिशिर पार्ट है उसमें वो भरी रहती है, इसीलिए शॉर्ट में वहां बताया गया कि पूरण ये कर्म जो होता है वह मज्जा धातु का कर्म है। अब इसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है, इसीलिए हम सुश्रुत संहिता का श्लोक देखते हैं, तो उसका रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र स्थान 15/7, सुश्रुत सूत्र स्थान के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, जिसमें बताया गया है मज्जा स्नेहम बलम शुक्र पुष्टिम पूर्णम अस्थ्यानाम च करोति। तो इसमें इस श्लोक के अंतर्गत इसके 4 कार्य बतलाए, स्नेहन, बल, शुक्र पोषण तथा अस्थि पूरण। तो इनको हम जरा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले उसके स्नेहन तथा बल, इन 2 कार्यों का वर्णन हम देखते हैं। मज्जा धातु का स्नेह व बल कार्य। मज्जा धातु स्निग्ध गुण का होने की वजह से सर्व अस्थि, मांसपेशी, स्नायुगत संधियों को स्निग्धता देकर उनमें मार्दवता व लवचिकता, लचीलापन प्रदान करता है। इस वजह से अवयवों का आकुंचन, प्रसरण, घर्षण विरहित होता है। तो यहाँ पे ये बतलाया गया है कि शरीर के अंतर्गत अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो अगर हम ऑयल का एप्लीकेशन एक्सटर्नली अगर बॉडी को करते हैं तो बॉडी के ऊपर जिस प्रकार से स्नेहन होने के कारण परिणाम होता है, उसी प्रकार का परिणाम मज्जा धातु शरीर के ऊपर करता है, क्योंकि वो शरीर को स्नेहित ही करता है, ऐसा यहाँ पे बतलाया गया है। क्योंकि स्नेह तथा बल ये दोनों कार्य जो बतलाए गए हैं वो मज्जा धातु के कहे गए हैं। तो मज्जा धातु जो होता है वो स्निग्ध गुण का होता है,
ओके, तो इसीलिए शरीर के अंतर्गत की जो भी संधियां होती है, अब वो अस्थि के बीच की संधियां, मांसपेशी, स्नायुगत संधियां यानी लिगामेंट, टेंडन, इन सभी की जो संधियां होती है अस्थियों के साथ, अस्थियों के संधियों के साथ, मांसपेशी की मांसपेशियों के साथ, मांसपेशियों की स्नायु के साथ, अस्थि की स्नायु के साथ, स्नायुओं की मांसपेशियों के साथ, ये सभी प्रकार की जो संधियां होती है, ओके, क्योंकि शरीर में सिर्फ दो बोन का ज्वाइंट, इसको संधि संज्ञा आयत के अनुसार नहीं दी गई। इन सभी की एक दूसरे के साथ जो सहयोग होता है और वो एक दूसरे को पकड़ के रहते हैं, उन सभी को संधि या संज्ञा बतलाई गई है। तो ये सभी जो संधियां होती है, इन संधियों में मार्दवता होना आवश्यक होता है। मार्दवता का यानी अर्थ ये होता है कि स्निग्धता के द्वारा मिलने वाली सॉफ्टनेस, ओके, वो सॉफ्ट रहेंगे, उसमें हार्डनेस नहीं रहेगी, तभी वो सहजता से अपने कार्य कर सकते हैं। संधि वहां पे हुई है लेकिन वहां पे हार्ड संधियां नहीं है, जैसे क्रैनियल बोन में जो संधि होती है, सूचर्स होते हैं, उस प्रकार की संधियां नहीं है। ये संधियां शरीर के अंतर्गत की बाकी संधियां है जो एक दूसरे से जुड़ी तो रहती है, लेकिन उसमें मूवमेंट के द्वारा कार्य होना अपेक्षित होता है। इसीलिए उसमें सॉफ्टनेस होना, मार्दवता होना आवश्यक होता है, और उसके लिए वह स्नेहन यह आवश्यक होता है। वह स्नेहन जो होता है वो मज्जा धातु के द्वारा प्रदान किया जाता है। ओके, इसीलिए इसके स्त्रोत्र में संधि को बतलाया गया है। तो ये सॉफ्टनेस प्रदान होती है, मार्दवता प्रदान होती है, और तथा फ्लेक्सिबिलिटी यानी जो लचीलापन होता है यह प्रदान होता है। तो मज्जा धातु के द्वारा संधियों को, शरीर की सभी संधियों को मार्दवता तथा लचीलापन यानी सॉफ्टनेस और फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। इस वजह से जो भी शरीर के अंतर्गत के अवयव होते हैं उसका जो आकुंचन और प्रसरण होता है, यानी उसका कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन होता है मसल का, तो वर्कआउट होने के लिए आवश्यक है। संधियों का भी होता है, टेंडन्स का भी होता है, लिगामेंट्स का भी होता है, बोन के द्वारा ये किया जाता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो घर्षण विरहित हो, ओके, वहां पे वात ना आके उसके अंतर्गत की जो क्रिया होती है ये सुचारू रूप से हो। ये सुचारू रूप से करवाने का काम जो होता है वह मज्जा धातु के द्वारा किया जाता है। मज्जा धातु कफ प्रधान होने की वजह से अवयवों में स्निग्धता व गुरुता निर्माण कर विशेषतः अस्थि व संधियों को बल देकर उनकी कार्यक्षमता व तनाव सहने की क्षमता को बढ़ाता है। यहाँ पे अगले पैराग्राफ में बतलाया गया है कि जो मज्जा धातु होता है इसका आश्रय संबंध होता है कफ दोष के साथ, तो इसीलिए वह कफ प्रदान होता है, और कफ प्रदान होने के कारण उसको स्निग्धता तथा गुरुता, ये कफ के गुण उसके अंतर्गत आ जाते हैं, और उसके कारण विशेषता से अस्थि जो शरीर की होती है और संधि जो होती है उसको बल दिया जाता है, क्योंकि अस्थि का आश्रय संबंध होता है वात के साथ। अगर वात बढ़ जाएगा तो अस्थियों का क्षय हो जाएगा, इसीलिए संधियां जो रहती है उसके अंदर स्थित रहती है, तो अस्थियों को बल देती है उसके अंदर रहकर, और अस्थियां ज्वाइंट होती है संधियों के साथ, तो इन दोनों को बल देती है। और ये बल देने के कारण जो उनकी ताकत होती है, अस्थि और संधियों की का कार्य होता है किसी भी तनाव को सहन करना, तो उसकी जो क्षमता होती है वो क्षमता मज्जा धातु के द्वारा बढ़ाई जाती है, और इस क्षमता को एंड्योरेंस पावर कहते हैं, यानी किसी भी प्रकार के तनाव को सहन करने की जो ताकत होती है वो मज्जा धातु के द्वारा अस्थि तथा संधियों को प्रदान की जाती है। इस प्रकार से मज्जा धातु के प्रथम दो कर्म स्नेहन तथा बल। उसके बाद नेक्स्ट बतलाया गया है कि मज्जा धातु का शुक्र पोषण कार्य। तो ये तो फैक्ट है कि मज्जा धातु के बाद निर्मित होने वाला जो धातु होता है वो शुक्र धातु होता है। तो शुक्र धातु निर्मित के लिए जो सूक्ष्म अंश त्रिधा परिणमन के बाद
उत्पन्न होता है उसके द्वारा शुक्र धातु की निर्मित होती है। तो तीनों न्यायों के अनुसार मज्जा धातु से शुक्र धातु का पोषण बतलाया गया है। हमने मुख्यतः खलिकाबुध न्याय तथा केदारकुल न्याय के अनुरूप उसके द्वारा किस प्रकार से शुक्र धातु मज्जा धातु बनता है ये देखा था, और उसमें बतलाया भी गया था कि इसके बाद का धातु जो होता है वो शुक्र होता है, तो उसका पोषक अंश भी, सूक्ष्म अंश भी निकाला जाता है और उसके द्वारा इसके नेक्स्ट धातु की यानी शुक्र धातु की पोषण का कार्य किया जाता है। इसके बाद मज्जा धातु का चौथा कर्म, मज्जा धातु का अस्थि पूरण कार्य। तो पूरण शब्द का अर्थ अवकाश यानी खाली जगह को भरना ऐसा होता है। तो यही चीजें बार बार आई है। शरीर के अंतर्गत जो अस्थि होती है उसकी जो पोरस पार्ट होता है वहां पे मज्जा रहकर अपना कार्य करती है। ओके, तो अस्थि पूरण ये उसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो अस्थि पूरण के कार्य का महत्व। अब पूरण कार्य विशेषतः अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में तो एक ही कार्य बतलाया गया है, तो इसीलिए उसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो अस्थि पूरण कार्य का महत्व, मज्जा धातु के स्निग्धत्व के वजह से अस्थि में स्थित वात दोष का नियंत्रण कर दोष स्थान में रखा जाता है। मज्जा की वजह से अस्थियों का पूरण होकर अस्थियों का रुक्षत्व नियंत्रित होता है। तो यहाँ पे ये बतलाया गया है कि अस्थि पूरण के द्वारा क्या महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो मज्जा धातु ये स्निग्ध होता है और इस स्निग्धता की वजह से अस्थि में स्थित जो वात दोष होता है, अस्थि का आश्रय संबंध जो है वो वात दोष के साथ है, तो वात का स्थान होता है, तो अस्थियों में वात दोष होता है तो उसका नियंत्रण होता है और उसका नियंत्रण होने की वजह से दोष की समानता रखी जाती है। अस्थियों का आश्रय संबंध है वात के साथ, मज्जा का आश्रय संबंध है कफ के साथ, और कफ और वात एक दूसरे की विरोधी दोष होते हैं। इन दोनों प्रधान धातुओं के द्वारा एक दूसरे एक के साथ में रहकर एक दूसरे एक को संभालना, एक दूसरे को सहायता करना, इस प्रकार से वात और कफ इन दोषों की जो साम्य अवस्था होती है उस साम्य अवस्था को टिकाए रखने का कार्य होता है अस्थि पूरण इस कार्य के द्वारा। मज्जा की वजह से अस्थियों का पूरण होकर क्या होता है, अस्थियों का जो रुक्षत्व होता है, ओके, अस्थि रुक्ष होती है तो उसका जो रुक्षत्व होता है उसका नियंत्रण किया जाता है। इसीलिए ओल्ड एज में क्या हो जाता है, ओल्ड एज में अस्थियों के अंतर्गत के मज्जा का क्षय होता है, क्योंकि ओल्ड एज में वात दोष की वृद्धि होती है, कफ दोष का क्षय होता है, इसीलिए कफ दोष का क्षय होने के कारण मज्जा का क्षय हो जाएगा। उसके कंपैरिजन में अस्थि जो होती है उसका भी क्षय हो जाएगा, क्योंकि आश्रय दोष के नियम के अनुसार अस्थि और वात इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अस्थि या वात बढ़ेगा तो अस्थि कम हो जाएगी, तो दोनों का भी क्षय होता है और उसके वजह से रुक्षत्व बढ़ता है, इसीलिए फ्रैक्चर की टेंडेंसी बढ़ती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस का मतलब उसके अंदर की जो पोरोसिटी है वो और बढ़ जाती है। ये जो व्याधियां होती है अस्थि से रिलेटेड, मज्जा से रिलेटेड, ये हमें या फिर भूल जाना ये टेंडेंसी ओल्ड एज में पाई जाती है। सभी के सभी लक्षण हमें मज्जा और अस्थि धातु के कम होने के कारण ओल्ड एज में मिलते हैं। इसीलिए ओल्ड एज में स्नेहन ये एक महत्वपूर्ण चिकित्सा होती है। अभी तो व्यक्ति के किसी भी व्याधि की आवश्यकता भी नहीं है, नॉर्मली भी हो तो स्नेहन आवश्यक होता है ताकि किसी प्रकार का रुक्षत्व निर्माण ना हो और किसी व्याधियों की उत्पत्ति ना हो, तो ये आवश्यक होता है। ओके, स्नेहन यह आवश्यक चिकित्सा है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि मज्जा धातु के मल, उसका महत्व, मज्जा धातु की उपधातु, उसके बाद उसका
प्रमाण, उसके कार्य यह देखा है। तो इसके अंतर्गत हमने जो 2 श्लोक देखे हैं, मज्जा धातु के मल में चर चिकित्सा स्थान 15/18 और 19 और सुश्रुत सूत्र स्थान 46/536, इन दोनों श्लोक के अंतर्गत सभी मलों का वर्णन आया है रस से लेकर मज्जा तक। तो यह महत्वपूर्ण श्लोक हो जाते हैं। तो इन दोनों में से एक को भी अगर याद कर लिया तो उसके अंतर्गत मल जो है वो सभी के सभी धातुओं के आ जाएंगे। कंपेयर विथ चरक संहिता का जो श्लोक है ग्रहणी अध्याय का, वो ठीक तरीके से उस चीज को एक्सप्लेन करता है। तो वो याद रखेंगे तो अच्छा होगा। ओके, तो यहाँ पे मज्जा धातु के कार्य समाप्त हो गए। इसके बाद का जो पार्ट है मज्जा सारता और उसकी वृद्धि तथा क्षय जो विकृति के अंतर्गत आता है और उसकी चिकित्सा, ये पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके।